नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। सीमा से यूपी एटीएस की 2 दौर में पूछताछ हो चुकी है। पूछताछ में सीमा से हर उस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की गई जिससे सीमा का सच सामने आ सके। सीमा से पूछताछ के बाद यूपी पुलिस की तरफ से जो संकेत दिए गए हैं वो सीमा का दिल तोड़ सकते हैं। आज के हमारे 7 सवाल सीमा और उससे जुड़े खुलासों पर ही केंद्रित है और हमारा पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। तो हमारा पहला सवाल है कि क्या सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक के लोगों के जहन में है। यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि यूपी पुलिस की तरफ से यह संकेत दिया गया है कि सीमा को डिपोर्ट किया जा सकता है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने कानून सम्मत कार्रवाई के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों से अनुरोध किया है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नागरिक सीमा हैदर के भारत में अवैध रूप से एंट्री लेने के बाद अब उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीमा की रहस्यमयी कहानियों पर से जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसको वापस पाकिस्तान भेजे जाने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। सीमा के अवैध रूप से ग्रेटर नोएडा में रहने की खबर जब स्थानीय पुलिस को लगी तो उन्होंने तत्काल उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल सीमा जमानत पर बाहर है। जेल से बाहर आने के बाद सीमा ने जो अपनी प्रेम कथा दुनिया के सामने रखी वो जांच एजेंसियों के गले नहीं उतर रही थी। लिहाजा मामले की जांच यूपी एटीएस ने भी शुरू की और 2 दिनों तक सीमा के साथ साथ उसके प्रेमी सचिन और उसके पिता से भी 16 घंटों से ज्यादा तक पूछताछ की। इस पूछताछ के बाद यूपी पुलिस की तरफ से संकेत दे दिए गए हैं कि भारत में सीमा के दिन गिने चुने रह गए हैं। पुलिस के मुताबिक सीमा को वापस पाकिस्तान भेजे जाने का फैसला केंद्रीय एजेंसियों को करना है। वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है उसके बाद बेल पे है। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? वापस नहीं, रिपोर्ट किया जाएगा? ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई। इस पूछताछ में सीमा ने न केवल पाकिस्तान से भारत पहुंचने की पूरी कहानी विस्तार से बताई बल्कि उसने अपने पास से बरामद हुई चीजों के बारे में भी जानकारी दी थी। सीमा ने यूपी एटीएस के साथ पूछताछ के दौरान अधिकतर सवालों के जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिए थे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी थे जिसको लेकर सीमा असहज हो गई थी। बहुत सारे सवाल फाइनेंशियल चीजों से भी है कि सीमा ने आखिर इतने पैसे कहां से जुगाड़ किए। सीमा की थ्योरी ये कहती है कि सीमा ने पाकिस्तान में अपना एक मकान बेचा जिससे उन्हें लगभग 12 लाख रुपए मिले और उन्हीं पैसों से उन्होंने ये सारा मूवमेंट किया। लेकिन अब एटीएस इस बात की जांच करने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई सीमा के पास पाकिस्तान में कोई मकान था। सीमा दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में करीब 50 दिनों तक रही, लेकिन पुलिस को कानों कान इसकी खबर नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक ये मामला सुरक्षा चूक से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है तो इसलिए इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने पर फैसला गृह मंत्रालय को करना है। देश में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिक की पहचान और उसे डिपोर्ट करने का फैसला इमिग्रेशन विभाग के जरिए गृह मंत्रालय लेता है। इसकी एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है और इसे फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी FRRO के जरिए अंजाम दिया जाता है। सीमा बगैर वैध वीजा के जरिए भारत में दाखिल हुई है, लिहाजा उसे पाकिस्तान वापस भेजने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिलहाल सीमा के खिलाफ स्थानीय कोर्ट में मुकदमा जारी है, इसलिए बगैर कोर्ट के फैसले से तत्काल ऐसा करना मुश्किल है। सीमा ने भारत में गैर कानूनी तरीके से एंट्री की थी। ऐसे में इसके तहत जो उन पर FIR दर्ज हुई है उस पर तो कार्रवाई हो ही सकती है। आज से बड़ा सवाल ये हो गया है कि क्या गैर कानूनी तरीके से भारत में एंट्री की वजह से सीमा हैदर को दोबारा। साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीमा पाकिस्तान से नेपाल 2 बार पहुंची थी। पहली बार मार्च महीने में और दूसरी बार मई महीने में।
मार्च में तो सीमा एक हफ्ते केवल काठमांडू में ही ठहरी, लेकिन मई में जब वो दोबारा आई तो उसने काठमांडू की जगह पोखरा से भारत में एंट्री की योजना बनाई। हमारा अगला यानी कि दूसरा सवाल इसी पर आधारित है। हमारा अगला सवाल है कि सीमा ने भारत आने के लिए पोखरा क्यों चुना। पोखरा में आपको बता दें कि कई बस ऑपरेटर नियम कायदे की धज्जियां उड़ाते हुए भारत में दाखिल होते हैं। सीमा को इस गोरख धंधे की पूरी हकीकत मालूम थी, लिहाजा उसने भी बिना रिस्क लिए पोखरा से ही भारत में घुसने का प्लान बनाया। सचिन की मैं पहली मोहब्बत हूँ और आखिरी भी हूँ, आई थिंक। पाकिस्तान से सीमा जब अपने 4 बच्चों के साथ काठमांडू पहुंची तो उसका केवल एक ही मकसद था और वो था जल्द से जल्द इंडिया के बॉर्डर में दाखिल हो जाना। लेकिन सीमा ने भारत में एंट्री के लिए जो प्लान तैयार किया था उसमें जल्दबाजी की कोई गुंजाइश नहीं थी। सीमा चाहती तो वो भारत में एंट्री के लिए सीधा काठमांडू से बस पकड़कर देश में दाखिल हो सकती थी, लेकिन इसमें खतरा ये था कि कहीं काठमांडू में सख्ती की वजह से उसका भारत जाने का प्लान धरा का धरा न रह जाए और भारत पहुंचने का उसका सपना अधूरा रह जाए। इस स्थिति से पार पाने के लिए सीमा और सचिन ने दूसरा प्लान तैयार किया और काठमांडू से उस शहर का रुख किया जहां भारत में एंट्री लेने वाली बस के पैसेंजर से पूछताछ नहीं की जाती है। इसके लिए सीमा ने काठमांडू से करीब 200 किलोमीटर दूर पोखरा को चुना। काठमांडू से पोखरा की सड़क कई जगहों पर टूटी है और वहां से इस दूरी को तय करने में 7 घंटे से ज्यादा का समय लगता है, लेकिन इसके बाद भी सीमा ने घुसपैठ के लिए इसी रूट का चुनाव किया। सीमा 11 मई की शाम को यहां के एक बस ऑपरेटर के पास पहुंची और उससे अगले दिन के लिए दिल्ली के लिए 3 टिकटें खरीदी। जो बस सर्विस सीमा हैदर पाकिस्तानी महिला ने ली थी बिना आईडी के यहां से ग्रेटर नोएडा जाने के लिए नेपाल से बॉर्डर क्रॉस कर, यानी कि सृष्टि बस सर्विस। यहां पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी ऑफिस की हैं, सृष्टि यातायात प्राइवेट लिमिटेड एसी बस सेवा, जहां इस वक्त हम आप पहुंचे हैं और अब हम सीधा इस ऑफिस में दस्तक देंगे और पता करेंगे कि आखिर क्या मामला थे, क्या जरूरत आन पड़ी जो एक पाकिस्तानी नेशनल को इन्होंने अपनी बस में बैठाला और बिना आईडी के ये लोग अंदर ले गए। खास बात ये कि उसने यहाँ न केवल गलत जानकारी दी बल्कि उसने ये कहकर भी बस ऑपरेटर को बरगलाया कि वो एक भारतीय है। उन्होंने आईडी बोला, हमारे पास आईडी बोला था और हमने उनको टिकट करवाए थे, बस में बैठ गए और चले गए। आधार कार्ड है मेरे पास? आधार कार्ड नहीं, हमारे पास आईडी है, हम इंडियन। मैंने बोला आप इंडियन है और कोई दूसरे देश का है? उन्होंने बोला मैं इंडियन हूँ। सीमा हैदर ने बोला कि वो इंडियन है। सीमा ने वहाँ अपना नाम प्रीति बताया था। दरअसल पोखरा में अधिकतर बस ऑपरेटर यात्रियों से पहचान पत्र की मांग नहीं करते हैं, केवल उनसे पूछ लेते हैं कि उनके पास आइडेंटिटी कार्ड है या नहीं। उन्होंने कहा प्रीति नाम बोला था, प्रीति हुई ऐसा कुछ बोला था नाम। सीमा तो नहीं बोला था, नहीं बोला। प्रीति और मेरे पास व्हाट्सएप उन्होंने मुझे हमने बोला आप इंडियन है, तो बोले इंडियन है। अब हम क्या करें? पूछ लिया आईडी है कि नहीं? आईडी आ गया, आपको बॉर्डर में दिखाना पड़ेगा, आईडी वगैरह आपको बॉर्डर में दिखाना पड़ेगा। हमने इतना ही कहा। पोखरा में कई जगहों पर भारत में एंट्री लेने वाले यात्रियों के लिए नोटिस लगा है, लेकिन इस तरह के नोटिस को कोई गंभीरता से नहीं लेता। मेरी मौजूदगी इस वक्त भारत और नेपाल मैत्री बस सर्विस के यहाँ पर है और आप यहाँ पर देखेंगे एडवाइजरी लगी है फॉर फॉरेनर पैसेंजर्स। अगर मैं इसको पढ़ता हूँ इसमें लिखा है ऑल फॉरेन ट्रैवलर्स एक्सेप्ट इंडियन एंटर्ड बाय एयरवेज नीड टू एग्जिट बाय एयरवेज। मतलब जो भी पैसेंजर्स भारत के नागरिक जो नहीं हैं उनके अलावा जो भी पैसेंजर्स आएंगे, फॉरेन ट्रैवलर्स आएंगे, अगर वो विमान से आए हैं तो उनको विमान से ही वापस लौटना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट लिखा है पैसेंजर्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज मस्ट हैव अ वैलिड वीजा एंड एग्जिट परमिट बाय लैंड टू ट्रैवल बाय बस एंड टू न्यू दिल्ली। अगर जो फॉरेन कंट्रीज से आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान भी है, अगर उनको दिल्ली जाना है तो उनके पास एक वैलिड वीजा होना चाहिए, एग्जिट परमिट बाय लैंड होना चाहिए। पोखरा में कई बस ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिन्हें केवल किरायों से मतलब है और वो नियमों का सख्ती से पालन भी नहीं करते हैं। लिस्ट वो बॉर्डर में जमा करके गए, जब वो लोड के अगर वो गाड़ी आती है तो वही लिस्ट होनी चाहिए। जो फिर वो दोबारा से जो लिस्ट देगा, जो गाड़ी जो लिस्ट देगा, वो बॉर्डर फोर्स को दोनों लिस्ट को मिलाना चाहिए कि ये लिस्ट में इतने तारीख में ये लिस्ट वाले ये आदमी गए थे, ये ठीक है, ये वैधानिक है, वही लिस्ट वाले आदमी वापिस आए हुए हैं।
सीमा ने जिस तरह से काठमांडू के होटल में अपना नाम गलत लिखाया, इसके बाद झूठ बोलकर पोखरा से बस पकड़कर भारत में एंट्री ली, उससे साफ है कि सीमा सब बताने के बाद भी कुछ छिपा रही है। नेपाल के पोखरा से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीमा नेपाल 2 बार पहुंची थी। एटीएस को उसने पूछताछ में पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से भारत आने का पूरा प्लान बताया है। सीमा ने बताया कि काठमांडू में उन लोगों ने किस तरह से अपना नाम बदलकर होटल का कमरा लिया था। सीमा ने काठमांडू में 1 हफ्ते के दौरान हाव भाव से अपने पाकिस्तानी होने का संदेश जाहिर नहीं होने दिया। ऐसे में हमारा अगला यानी कि तीसरा सवाल इससे जुड़ा है। हमारा अगला सवाल है कि सीमा की नेपाल फाइल्स संदेह के घेरे में क्यों है। दरअसल सीमा के नेपाल फाइल्स के सच को बाहर लाने के लिए हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव काठमांडू के उसी होटल में पहुंचे जहां सीमा और सचिन ठहरे हुए थे। हम पड़ताल इसकी हमने करी और हम लोगों ने 5 से 6 से 8 पन्ने खंगाल डाले। नामों से सीमा या सचिन किसी का नाम मिले, कहीं दिखे, पर इन किसी भी नामों में हमें सचिन और सीमा नजर नहीं आए। इसका साफ मतलब था कि जिस मार्च के महीने में यहाँ पर आए थे, जो कि फागुन लगता है नेपाल के भाषा में, नेपाल के देश में, तब इन्होंने जानबूझकर नाम गलत लिखवाया था। इसका मतलब कि कुछ तो था। गणेश, मुझे ये बताइए आप कि जब होटल में कोई चेक इन करता है, मैं भी आपके होटल में जैसे आता हूँ तो मैं एक आधार कार्ड देता हूँ या वोटर आईडी देता हूँ या कुछ भी देता हूँ, आईडी देता हूँ, तो क्या उन्होंने दी थी, आपने मांगी? नहीं, हमने नहीं मांगी सर। हम क्या करते, कस्टमर आएंगे तो उन लोग का बस सिर्फ नाम लिखते और जहाँ से आया वो जगह लिखते, उतना ही। आईडी हम लोग नहीं रखते। एटीएस ने सीमा, सचिन और सचिन के पिता से 2 दिनों तक 18 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों से एटीएस की पूछताछ पूरी हो चुकी है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की भी उनसे पूछताछ लगभग पूरी हो चुकी है। तो हमारा अगला और चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि एटीएस को सीमा से पूछताछ में क्या क्या जानकारी मिली, क्या क्या पता चला है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सीमा के जासूस होने के सबूत तो नहीं मिले हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी हालांकि दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। एटीएस ने सीमा और सचिन से लगभग 16 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की है। इस पूछताछ में सीमा और सचिन से कई सारे सवाल किए गए। मसलन सीमा जब भारत में प्रवेश कर रही थी तो उनके साथ क्या कोई और भी था, किसी ने उनकी मदद की भारत में एंट्री करने में, इस तरह के तमाम सारे सवाल उनसे पूछे गए। जिस बात को लेकर वो लगातार कहती आई हैं कि उन्होंने एक 12 लाख का घर बेचा था, वो 12 लाख का घर वाकई उनके पास था कि नहीं, इन सारी बातों की तस्दीक भी सीमा से एटीएस ने की है। यूपी पुलिस के मुताबिक उन्हें सीमा के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन और 5 पाकिस्तानी अधिकृत पासपोर्ट और 1 पासपोर्ट मिला है जिसमें आधार और नाम नहीं है। पुलिस का कहना है कि वो इस पासपोर्ट की जांच कर रहे हैं। तो हमारा अगला और 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सीमा के पास से बरामद चीजों का राज क्या है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। जांच के दौरान सीमा के पास से एटीएस को बहुत सारी चीजें मिली जो कि जांच का हिस्सा लगातार बनी रही। जैसे एटीएस को सीमा के पास से 4 मोबाइल फोन मिले, उनके पास से कई पासपोर्ट मिले और एक ऐसा पासपोर्ट भी मिला जो कि पाकिस्तानी तो था ही, लेकिन उसमें उनका नाम तक नहीं दर्ज था। आखिर ये डॉक्यूमेंट्स किस तरह के थे? एक वीडियो कैसेट भी मिला है एटीएस को इस पूरी जांच में। हालांकि इन सारी चीजों की जांच की गई है और जांच के बाद यही कहा जा रहा है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। एटीएस अपनी जांच रिपोर्ट जरूर जल्द से जल्द सौंपने वाली है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि पिछले दरवाजे से सीमा पर नजर रखी जाएगी और जांच आगे भी जारी रहेगी। पाकिस्तान से भारत, वो भी 4 बच्चों के साथ आना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सीमा ने भारत आने के लिए नेपाल के जिन रास्तों का चुनाव किया, वहां से गैर कानूनी तरीके से भारत में एंट्री लेना भी जोखिम भरा काम है। इस पूरी यात्रा में लाखों रुपए खर्च भी करना पड़ता है। ऐसे में हमारा अगला और छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सीमा ने 4 बच्चों के साथ भारत आने के लिए पैसे कैसे जुटाए। सीमा ने रकम जुटाने का पूरा ब्यौरा यूपी पुलिस को दिया है। सीमा ने कहा है कि उसने 12 लाख रुपए जुटाकर छोटा सा मकान खरीदा और 3 महीनों में ही उसने मकान वापस 12 लाख में बेच दिया।
मेरी रूह यहाँ ही थी समझो, क्योंकि मैं करवा चौथ भी मनाती थी, नवरात्रि भी मनाती थी। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर एक पहेली बन चुकी है। भारत पहुंचने की कहानी को सीमा रोमांस बताती है, लेकिन सामने आ रहे तथ्य इसे रहस्यमय बना रहे हैं। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ बगैर वीजा यूपी के नोएडा पहुंची सीमा हैदर अब तक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। वो पाकिस्तान के सिंध में रहती थी, वहां से फ्लाइट से शारजा और फिर यहां से नेपाल के काठमांडू पहुंची। काठमांडू से बच्चों के साथ पोखरा और पोखरा से भारत में घुसपैठ कर गई। सीमा ने बार बार कहा कि वो केवल 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन 5वीं पास एक घरेलू महिला का इतने चुनौतीपूर्ण तरीके से सफर करना, वो भी 4 बच्चों के साथ, किसी के गले नहीं उतर रहा। खास बात यह है कि यात्रा के इतने चरणों के लिए लाखों की रकम जुटाना भी किसी घरेलू महिला के लिए आसान नहीं है। एटीएस ने भी जब सीमा से यात्रा के दौरान खर्च हुए रुपयों के बारे में जानकारी मांगी तो उसने सिलसिलेवार तरीके से अपनी इनकम का पूरा कच्चा चिट्ठा जांच एजेंसियों के सामने खोल दिया। सीमा ने बताया कि उसका पति गुलाम हैदर, जो 2019 में काम करने के लिए सऊदी अरब गया था, सीमा हैदर को खर्च के लिए 70,000 रुपए मासिक भेजता था, जिसमें से सीमा महीने के लिए 20 से 25,000 रुपयों की बचत करती थी। इस तरह इसके पास साल में 4 लाख से 5 लाख तक की बचत हो जाती थी। सीमा ने अपने गांव में 1 लाख रुपए की 2 कमेटियां भी डाली थी, जिससे 2021 में सीमा के पास 2 लाख रुपए इकट्ठा हुए थे। इसके अलावा 1 लाख रुपए हैदर के पिताजी ने भेजे थे। साथ ही एक बार हैदर ने सऊदी से 2.5 लाख रुपए एक साथ भेजे थे। कुछ पैसे और रिश्तेदारों की मदद से सीमा ने पाकिस्तान में ही 12 लाख रुपयों में 39 गज का एक छोटा सा मकान अपने नाम से खरीद लिया। लेकिन इतनी मेहनत से खरीदे गए मकान को सीमा ने केवल 3 महीने में ही जनवरी 2022 में सचिन के पास आने के लिए बेच डाला। मकान बेचने से सीमा को 12 लाख रुपए मिले। इन 12 लाख से भी सीमा ने भारत आने के लिए टिकटों और अन्य खर्चों का जुगाड़ किया। सीमा ने बताया कि उन्होंने अपना एक घर पाकिस्तान में खरीदा था 12 लाख में, लेकिन जैसे ही सचिन के साथ ये बात तय हुई कि वो भारत आ जाएंगी, उन्होंने उसी घर को बेच दिया। एटीएस ने इस बात की भी पूरी तस्दीक करने की कोशिश की है कि क्या वाकई घर को लेकर, पैसों को लेकर सीमा जो बात बता रही हैं वो सही है, और तस्दीक में अभी तक शक करने वाली कोई भी बात सामने नहीं आई है। एटीएस के अनुसार सीमा 2 बार काठमांडू पहुंची थी और दोनों बार उसने नेपाल का टूरिस्ट वीजा लिया था। पहली बार सीमा हैदर 15 दिन के टूरिस्ट वीजा पर 10 मार्च को पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट से शारजा एयरपोर्ट और वहां से नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पहुंची और 17 मार्च को इसी रूट से नेपाल से वापस चलकर 18 मार्च को पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पहुंची। दूसरी बार भी सीमा ने 10 मई 2023 को फिर से टूरिस्ट वीजा लेकर कराची से उड़ान भरी और दुबई होते हुए वहां से वो 11 मार्च नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर अपने साथ 4 बच्चों के साथ पहुंची। इसके बाद वो वहां से पोखरा पहुंची और अगले दिन 12 तारीख को भारत के लिए रवाना हो गई। सीमा के दावों की पड़ताल पुलिस के साथ केंद्रीय जांच एजेंसियां भी कर रही हैं और फिलहाल उन्हें इसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिली है। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीमा को लेकर सभी के मन में कौतूहल है। लोग ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में जानना चाहते हैं। इधर सीमा को लेकर सियासी बयानबाजियां भी जोरों पर है। ऐसे में हमारा अगला और 7वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सीमा से पूछताछ के बाद क्यों आया सियासी उबाल। तो आइए आपको सुनाते हैं कि क्या है इस पर सियासी सुर। हमारी कोई लिमिटेशंस हैं, हमारे कुछ नियम कायदे हमारे देश के लिए हैं, उनकी जांच की जाए और उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, जो नियम अनुसार सब पे होती है उन पे भी वो कार्रवाई होनी चाहिए। फिर वो क्या उद्देश्य से आती है, जांच एजेंसी उस पर कार्रवाई करेगी और उसके ऊपर निर्णय लगाएगी। पर कोई भी इलीगल अगर कोई भी देश से आता है तो उसके साथ में एवरीबडी शुड गेट ट्रीटेड सेम वे। देखिए, जो सीमा आई है, हमने पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि इसके 3 एंगल हैं। एक तो ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने इसे इम्प्लांट किया हो, दूसरा वही है कि लव जिहाद का मसला हो, तीसरा एक एंगल ये है कि ये साइको गर्ल हो। 1 साल सुना यहाँ रही, उसके बाद वो चली गई। खुफिया एजेंसीज क्या कर रही थी? इसी के
साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।